नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट में एग्री की बातें तो हर बार होती है, लेकिन ग्राउंड पर क्या मिलता है? ना पूछने वाले बदल रहे हैं, ना मांग रखने वाले बदल रहे हैं और ना ही फैसले लेने वाले। चौतरफा फॉर्मेलिटी का दौर ही चल रहा है और हम उसी फॉर्मेलिटी के तौर पर एक्सपर्ट से पूछते हैं, बजट से आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या ये डिमांड पूरी होगी? सरकार हर बार कुछ ऐलान कर देती है, ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किसी के पास वो कोई कौन अकाउंटेबल है, कितना काम हो रहा है, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। और नहीं हम इस बार इस पर कुछ पूछते भी हैं। ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, इस पर मंथन करते हैं, लेकिन निकल करके आता है, ये एक बड़ी बात है। मुद्दा वहीं का वहीं है, जिम्मेदारी सबकी है, पूछने वालों की भी है, साथ ही इसमें फैसले लेने वालों की भी है और साथ ही जिनकी डिमांड रही है उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन वाकई कुछ बदलाव हो रहे हैं। चलिए फिर से उसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए हमने 3 एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है। पूछते हैं उनसे कि बजट में आपकी डिमांड क्या है। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी हैं हमारे साथ, वीवी मेहता हैं। जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट एग्री इकोनॉमिस्ट जी चंद्रशेखर जी भी हैं और साथ ही एमएसपी कमेटी के मेंबर विनोद आनंद जी भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम चंद्रशेखर जी आपसे करेंगे, क्योंकि आपको लंबा अनुभव है आपका, आप हर तरह के सेक्टर को आपने एग्री में देखा होगा। क्या लग रहा है इस बार का एग्री बजट किस तरह का होगा? क्या कुछ फैसले होने चाहिए और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और ग्राउंड पर क्या उससे बदलाव होगा? ऐसा है, हम कई सालों से इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, हर साल बजट के पहले, और हम कुछ सुझाव भी देते आ रहे हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूं बजट का क्या है कि सरकार ने जो पिछला वर्ष का जो बजट था उसमें कई वादे किए हैं, क्या उस वादे पूरा कर पाई है सरकार? नंबर 1। नंबर 2, बजट में आउटले होता है, यानी एक रकम तय करके खर्चा करने का एक बजट बनता है। मगर क्या उस खर्चा सही ढंग से हुआ है, उसका आउटकम क्या है? तो मैं चाहूंगा हर साल वित्त मंत्री आउटले बजट का साथ साथ एक आउटकम बजट भी हमें देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है। क्या ये जो आउटले है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा में चला गया या और कोई खास डेवलपमेंटल काम में खर्चा किया हुआ है? तो इसका एक लोगों को चाहिए, क्योंकि लोग कर भरते हैं, दे आर ऑल टैक्स पेयर्स, उनका एक हक बनता है टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो मैं मानता हूं इस बजट में एक आउटकम रिपोर्ट भी वित्त मंत्री को पेश करना चाहिए। अभी ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट खास जो है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके कृषि क्षेत्र में कई नए नए चुनौतियां आ रहे हैं, और खास करके चुनौती है क्लाइमेट चेंज वाला, और उसका असर हमने पिछले 2 3 4 साल में देखा है। तो टू फाइट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को टू फाइट इट, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हमें चाहिए, दिस नंबर 1। नंबर 2, हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज अपनाना चाहिए। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है हमारा देश में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फील्ड रोबोटिक्स, डिजिटाइजेशन, बहुत है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उससे बढ़ावा देने के लिए सर बजट में कुछ तो प्रस्ताव चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हमारा जो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र के लिए काफी अहम स्थापित होगा, क्योंकि लैंड कंस्ट्रेंट्स, वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़े 3 चुनौतियां हैं, और टेक्नोलॉजी का पास जरूर इसका एक जवाब है, एक सोल्यूशन मिल सकता है हमें। तो काफ़ी चीज़ें, हालांकि जो फोकस है वो रिसर्च पे बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी पे बढ़ाना होगा, किसानों को जागरूक करना होगा, तमाम चीज़ें हैं, ये हर बार हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन वीवी मेहता जी, आपके सेक्टर के लिए, हम अगर तिलहन इंडस्ट्री के लिए वो बात करें, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो सरकार की मौजूदा पॉलिसी है उससे आपको लग रहा है किसानों की आय
जो लगातार बढ़ाने की बातचीत हो रही है उससे बढ़ पाएगी उन नीतियों से? पहले तो ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट की नीतियां अच्छी है मगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे चंद्रशेखर साहब ने भी बोला कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने बताना चाहिए कि अगले साल क्या वादा क्या था और कितना कंप्लीट किया, वो पता नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का 4 साल से चल रहा था, 5 साल से हर सभा मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बता रही थी कि हम नेशनल एडिबल ऑयल इन कल लास्ट ईयर ओनली उन्होंने 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया, वो भी 6 साल के लिए। इसका मतलब हर साल 2,000 करोड़ रुपए में क्या होगा? तो एक बड़ा ऐसा ही है कि जो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं वो भी अलॉटमेंट सही ढंग से करें ताकि आपको एक रिजल्ट मिले। 2,000 करोड़ तो आपका आधा तो पैसा एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। हम चाहते हैं कि एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए जो आज 10,000 करोड़ 6 साल में दिया है उसकी जगह वो हमें बढ़ा के 25,000 करना चाहिए और हर साल 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए देना चाहिए ताकि इसकी इंपैक्ट आए। आज हमारी डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल 60% है। गवर्नमेंट चाहती कि 2030-31 तक आधी हो जाए, डिपेंडेंस 30% आ जाए। जो प्रोडक्शन ऑयल सीड का आप 40 मिलियन बोल रहे हैं तो 70 मिलियन हो जाए, कैसे होगा? उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, पॉलिसी में चेंजेस लाना पड़ेगा, किसान को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको सही दाम मिलना चाहिए। और उसके लिए आपके पास जो फंडिंग है उसका यूटिलाइज करना जरूरी है। सर आपने जो डिमांड रखी है नेशनल मिशन एडिबल ऑयल के लिए 25,000 करोड़ की और 5 साल में लगता है कि जो हम इसके 25-30% पर अपनी इंपोर्ट पर निर्भरता को ला सकते हैं, क्या लग रहा है? इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा होगा एमएसपी को लेकर। एमएसपी क्या जो मौजूदा ऑयल सीड पर जो एमएसपी है वो किसानों के लिए पर्याप्त है या यहाँ पर भी कुछ सुधार की जरूरत है? बीबी मेहता साहब, देखिए, एमएसपी जितनी डिक्लेयर करनी कर आप डिफेंड कीजिए, डिफेंड नहीं करते। एमएसपी डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? आज क्या है? मस्टर्ड 5950 एमएसपी, मार्केट प्राइस 5950, सोयाबीन एमएसपी 4892 और मार्केट क्या है? 4300। और मुखफुल में सुन लीजिए एमएसपी 6783 और आज भाव क्या चल रहा है? 5100। तो अगर आप एमएसपी डिक्लेयर करके अगर डिफेंड नहीं कर पाते तो दैट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू द फार्मर कि ये क्या है, ये मजाक बन गया क्या? तो जब और दूसरा एमएसपी आप डिक्लेयर करते हैं तो दूसरे साथ में आपको एमआई ऑपरेशन भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब जरूर पड़े तभी दाखिल हो जाए और परचेस करे ताकि मार्केट गिरे नहीं। तीसरा, ये मार्केट फोर्स इज एबल टू बाय, उसके लिए भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आज ड्यूटी है, ड्यूटी बढ़ाने की बात कीजिए ताकि ड्यूटी के वजह से मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाए और एमएसपी ऑपरेशन साथ में ऑपरेट कीजिए। ये सारे चीजें एक साथ में करनी चाहिए। आप कभी ड्यूटी बढ़ा दे तो एमएसपी पे नीचे जा रहे, कभी सोचा नहीं था कि मैं एमएसपी इतनी नीचे चली जाएगी सोयाबीन में 4,300। और देखिए 4,300 में सीड मिलने के बावजूद भी आज डिस्पैरिटी में प्रोसेसिंग है, वो भी क्योंकि इतना सस्ता सीड मिल रहा है इंडस्ट्री को, क्योंकि तेल के भाव नहीं मिल रहे और मिल में बड़ी गड़बड़ है कि वी आर आउट प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट और लोकल में डीडीजीएस की वजह से लोकल में डिमांड काफी कम हो गई है। चाहे सोयाबीन मिल हो, चाहे रेपसीड मिल हो, चाहे राइस ब्रान एक्सेसन हो, सबकी डिमांड कम हो गई है। तो दोनों तरफ से बढ़े, इंटरनेशनल डिमांड कम है, इंटरनेशनल डिमांड में आउट प्राइस है और लोकल में डिमांड नहीं है। तो इसके लिए मिल के दाम इतने गिरे हुए हैं, तेल के दाम इतने ऊपर एप्रिशिएट हुआ नहीं है, तो उसके वजह से आज पूरे प्लांट डिस्पैरिटी में चल रहा है। हाँ जी सर, आप अभी कह रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही चले जाते हैं, इसका ग्राउंड पर कितना अब तक असर हुआ होगा? ये अगर नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की मैं बात कर रहा हूं और आप डिमांड करें 25,000 करोड़ की, इससे ग्राउंड पर क्या फायदा होगा? आपको लग रहा है कितनी बदलेगी तस्वीर उससे? नहीं, कहने का मतलब यही है कि भैया फंडिंग ऐसा कीजिए कि इसे इंपैक्ट आए। आप हर साल 1,000 या 2,000 करोड़ देंगे तो आधा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चला जाता है, तो आप क्या नई डेवलपमेंट करेंगे? आपके नया फाइनेंस कोई अगर आपको फाइनेंशियल स्कीम लानी है किसान के लिए तो कहां से पैसा आएंगे? इसके लिए जरूरी है कि आपके पास इनफ फंड हो। फंड हैगा तो और आगे बातें बढ़ेगी, अगर फंड ही नहीं तो आगे क्या बात बढ़ेगी? ना सीड डेवलपमेंट करना है तो कहां से करेंगे हम नया सीड डेवलपमेंट? उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी
और आईसीआर के सारे यूनिट्स उसको एनकरेज करना पड़ेगा, फंडिंग देना पड़ेगा कि नई वैरायटी डेवलप करो। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है चंद्रशेखर जी? सर, मैं आपसे ये सवाल अब पूछूंगा कि बजट में अगर दलहन तिलहन की बात करें तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और वो ठोस कदम क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप दलहन की स्थिति देखें तो 2024 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, 2023 रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, 2023 के मुकाबले 101% से ज्यादा इंपोर्ट दलहन का हुआ है। पहले तो तिलहन इंपोर्ट हमने देखा कि पिछले 3 दशक में किस तेजी से बढ़ा है, अब वही निर्भरता अब हमारी दलहन को लेकर भी बढ़ रही है। तो क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? क्या ये अलार्मिंग टाइम है? क्या हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए दलहन में भी? बिल्कुल, इसका जवाब देने के पहले मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं एमएसपी के बारे में बोलूंगा। पिछले कई सालों से मैं लगातार एमएसपी के बारे में लिखता आ रहा हूं, बोलता आ रहा हूं। एमएसपी एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, तो एमएसपी सरकार हटाएगी नहीं, एमएसपी के बारे में घोषणा होना ही चाहिए। मगर एमएसपी का जो घोषणा है, एमएसपी प्राइस जो फिक्स होता है, उसका एक तालमेल का साथ होना है। वो तालमेल किसका साथ होना है? एक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी और दूसरा है प्रोक्योरमेंट सिस्टम। हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम मजबूत नहीं है और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इन सम वे इज नॉट इन फेवर ऑफ द फार्मर। ओके, तो एमएसपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, एक तीनों को एक तालमेल में ला करके हम एमएसपी का निर्णय लेंगे तो जरूर मुझे लगता है किसान को फायदा मिलेगा। तो बट अभी आपने पूछा अभी दलहन और तिलहन क्या क्या हालत है। हम जानते हैं तिलहन के बारे में तो जैसे हमारे मेहता साहब ने बताया, आई थिंक द सिचुएशन इज बैड। 60% हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है। दलहन में भी हम यही दिशा में अभी चल रहे हैं। 2016-17 में हमारा सबसे ज्यादा आयात हुआ था 66 लाख टन, और इस साल 24-25 लगभग 50 लाख से 52 लाख टन का इंपोर्ट हमारा होगा। तो दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। आगे जा करके मैं और भी दलहन क्षेत्र के लिए बहुत चुनौतियां देख रहा हूं। 2025 में एक एल नीनो आने का संभावना उभर रहा है। काफी कमजोर सिग्नल है अभी, मगर आगे 3-4 महीने में हमें पता लग जाएगा, तो उसका असर हमें हमारा खरीफ फसल में भी दिखाई दे सकता है। और ये दोनों, दलहन तिलहन दोनों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, वो एक ही मंत्र मैं बोलूंगा, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके इसका उत्पादकता बढ़ाना चाहिए। इसका जो पेस्ट एंड डिजीज अटैक के वजह से जो नुकसान होता है उसे हमें कम करना चाहिए और किसानों को फायदा होना चाहिए। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये दोनों को मजबूत करके एमएसपी का फायदा किसान तक पहुंचाना चाहिए। ये सरकार का नीति, सरकार की जो नीति है, दिस मस्ट टेक दिस फैक्टर इनटू अकाउंट। नीति नहीं, आप जो किसानों की भी नियति बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनको भाव नहीं मिलते हैं, जब उनके हार्वेस्टिंग के टाइम आते हैं उसके उसी समय अगर इस तरह से अगर भाव कम हो जाए तो उनके लिए चिंताएं बढ़ती है और वो खेती से दूर होते जा रहा है। और यही बात मेहता जी भी कह रहे थे, सबसे ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी, यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आगे जाएंगे। अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से अगर तुलना करें तो भारत में जो उपज है, जो यील्ड है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से आधा है। तो ये काफ़ी चिंता है, उसी फ्रंट पे काम करना है, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर लैंड तो अब नहीं बढ़ने वाले हैं, इस श्रिंची होंगे, कमी होंगे, यहाँ से बढ़ने वाले नहीं हैं। तो बेहतर होगा कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा कर उस डिमांड को पूरा करें। चलिए, कुछ और भी चीज़ें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं एग्री बजट की बात। अब बजट पेश होने में बहुत कुछ चंद घंटे अब बचे हैं
1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। उससे पहले हम ये शो इसलिए करना चाह रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि क्या मूड है एग्री इंडस्ट्री का। मेहता जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं देख रहा था। सरकार का फोकस है कि भारत को एग्री एक्सपोर्ट का हब बनाने का, लेकिन एग्री इंपोर्ट का हब हम बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो इंपोर्ट की जो लैंडिंग कॉस्ट होती है भारत में, वो जिस कॉस्ट पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी कम भाव मंडियों में हो गए हैं। खास करके दलहन तिलहन में तो काफ़ी कम भाव हो गए हैं और एमएसपी से भी कम भाव हो गए हैं मंडियों के। और इसका पूरा फायदा लग रहा है कि जो हम भाव दे रहे हैं वो वहाँ के किसानों के हिसाब से, जो विदेशी किसान हैं उनके हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम इंपोर्ट हब से एक्सपोर्ट हब बन पाएंगे? क्या कहेंगे आप मेहता जी इस पर? पहले भी जैसे मैंने बताया, अनलेस वी रेज अवर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल रिमेन इंपोर्ट हब। आज मैं बता दूं, आज हम इंपोर्ट कर रहा है 160 लाख टन एडिबल ऑयल। पूरी ताकत लगा दे तो अगले 10 साल में हमारे जो डिपेंडेंट है 60% से 20-30% आ सकती है। तो उसी पूरी ताकत लगानी है। आज क्या हो रहा है, इंपोर्ट हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट 260 लाख टन है और हर साल 10 लाख टन एडिशनल तेल चाहिए। मतलब आपको 30 लाख टन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप चेकमेट कर पाएंगे इंपोर्ट को। और इंपोर्ट कम करना है तो आपको कम से 5 से 6 मिलियन, मतलब 50 से 60 लाख टन का उत्पादन हर साल बढ़ाना चाहिए। आज एज पर गवर्नमेंट 39 मिलियन का अपना प्रोडक्शन है, जो 2030-31 में वो 70 मिलियन बनाना चाहता है। उसके लिए रोड मैप चाहिए और रोड मैप के मुताबिक अपना काम करना चाहिए। अगर हम नहीं तो क्या होगा कि 10 साल बाद में भी हमारा डिपेंडेंस इतना ही रह गया। हो सकता है 60 या 50 हो, 55 हो, मगर इतना ड्रॉप नहीं होगा अनलेस वी टेक एन एम। आई गिव एन एग्जांपल। 87-92 में हमारा 87 में हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन 12 मिलियन था फक्त ऑयल और उस समय 12 मिलियन का प्रोडक्शन था। जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल स्टार्ट किया, 5 साल में 12 मिलियन से 22 मिलियन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन हो गया। 5 साल में आप अगर 10 मिलियन का प्रोडक्ट बढ़ाते तो वही करना चाहिए। और तभी एक था जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, काफी फेवरेबल थी किसान के लिए, प्रोटेक्शन काफी था। 90% ड्यूटी थी पाम पे, ताकि यहाँ का किसान को सही दाम मिल रहा था। और 92 में अपनी डिपेंडेंस खाली 3% ही, और जो अभी 60% हो गई है। तो कहने का मतलब है कि जब तक किसान को आप फायदा नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज ये साल भी क्या हुआ, मस्टर्ड में से कम 5 लाख हेक्टर वीट में चला गया, क्योंकि किसान को भी देखता है कि कहाँ उसे 2 पैसा ज्यादा मिलेगा और उसके मुताबिक डिसाइड करता है। तो इस साल मस्टर्ड के दाम जो गिरे, एक दफा 8,000-9,000 देखे थे 2 साल पहले, नहीं है तो वीट में चला गया कि वीट में 2 पैसा ज्यादा मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी बेटर है और पैसा है। तो ऐसे ही होने वाला है। अगर किसान को तेलन के सही दाम नहीं मिलेंगे तो तेलन से निकल के और में चला जाएगा। ओके, और देखो, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप किसानों को भाव ही नहीं देंगे तो घरेलू बाजार में इसी तरह से उत्पादन कम होते जाएंगे और हमारी निर्भरता इंपोर्ट पर बढ़ती चली जाएगी। चुनौतियां तो कई है, किसानों पर लोन का बोझ, किसानों को सही भाव नहीं मिलना, स्टोरेज की समस्या, क्वालिटी बीज की कमी, तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होना, तमाम तरह के चैलेंजेस है। लेकिन इस चैलेंजेस के बीच में उम्मीद है कि एग्री बजट में इस बार कुछ हो। यही जानते हैं विनोद जी से। विनोद जी, माफ़ी चाहूँगा, आपके पास बहुत देरी से आ रहा हूँ। आप बताइए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आप मंत्रियों से मिलते भी होंगे, क्या लग रहा है इस बार का बजट एग्री सेक्टर के लिए किस तरह का रहेगा? कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो इस बार बजट में अनाउंसमेंट जिसका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन जी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मंत्रियों से मिलता हूँ, ये काम ऐसा नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कमेटी की तरफ से किसानों से मिलता हूँ, चंद्रशेखर जी जैसे लोगों एक्सपर्ट से मिलता हूँ, मेहता साहब जैसे लोग, व्यापारी लोग हैं उनसे मिलता हूँ, एसोसिएशन के हमारे जो लोग हैं उनसे मिलता हूँ। बजट बहुत अच्छा आने वाला है और किसान बहुत खुश है। जो पिछले 10 साल का जो हमको इंडेक्स दिखता है, ऐसा समय कभी नहीं आया। 100% आज की तारीख में दाल का और ऑयल सीड की खरीदारी सरकार कर रही है। जहां जहां उत्पादन हो रहा है वहां खरीदारी कर रही है। कॉलर शो में आते हैं, उनका कहना है कि जो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है दलहन किसानों को, जिस तरह से तुअर के दाम गिर रहे हैं, चने के दाम गिर रहे हैं। मैं आपको लाखों किसानों का आपको डेटा भेज दूंगा
जो पूरे पूरे खुश हैं और उनकी पूरी खरीदारी हो रही है। कुछ एक लोग कुछ उद्योगों की तरफ से, कुछ एक लॉबी की तरफ से बोलते हैं। बहुत अच्छी मुस्कुराहट है हमारे शेखर साहब की। कमोडिटीज का जो बैन हुआ पड़ा है उसको हटवाना और मार्केट को जो डिस्टॉर्ट जिस प्रकार से करते थे वो अब डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। तो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। ये समय सहकारिता का है, ये समय सहकार से सिद्धि का है, ये समय पैक्स से अपेक्स का है, ना कि अपेक्स से पैक्स का है। तो जो पैक्स से अपेक्स होगा उसमें जब लोगों के जेब में पैसा आएगा, जब किसान, गरीब, जो मजदूर, जो लोग वर्ग है उसके जेब में जब पैसे सरकार भेज रही है, उनका सामान खरीद रही है, तो कुछ लोगों को समस्या होगी। वो होनी भी चाहिए। काफी लंबा एक उनका समय था। अब ये समय किसानों का है और आप तिलहन की देख अगर लीजिए बात करें, नाफेड का आप सोयाबीन पोर्टल को है। देखिए, सोयाबीन के भाव एमएसपी के नीचे हैं, तुअर के भाव नीचे चले गए। चलिए ये काफी लंबी चर्चा का विषय है। मैं बजट में जानना चाहूँ कि बजट में सर क्या हो सकता है। एक बार किसान, जो किसान देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे इवनिंग के शो में काफी किसान जुड़ते हैं कॉलर के तौर पे, तो उनके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ अनाउंस हो सकते हैं, अगर उस बात को अगर आप बता पाए सर तो। विनोद जी देखिए, बजट में जो चीजें आने वाली है उसकी अनाउंसमेंट की घोषणा मैं अगर करता तो शायद मुझे ही वित्त मंत्री आप ना देते, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपको ये बता पाऊंगा ये बजट पूरी तरीके से किसानमुखी होगा। इस बजट में वो सारे सरप्राइजेज होंगे जो किसानों को आज तक नहीं मिला, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ऑयल सीड के ऊपर और खास करके जो पल्सेस के ऊपर जो खरीदारी का एक तंत्र है, उस तंत्र को सुधारने के लिए और उस तंत्र को एक किस फार्मर्स के इंटरेस्ट में किस प्रकार से हो, उसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सरकार इस बार करेगी। इनाम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भी कुछ सरप्राइजेज होंगे जिसको देख करके आप लोग काफी खुश होंगे। और बहुत ही जल्दी सरकार कोऑपरेटिव कमोडिटी एक्सचेंज भी लेगी। विनोद जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, वीवी मेहता जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बताया कि क्या कुछ होना चाहिए एग्री सेक्टर के लिए और क्या कुछ उम्मीदें हम लोग लगाकर बैठे हैं। लेकिन लबोलुबाव यही है कि किसानों को बेहतर भाव मिले तभी यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा, नहीं तो इम्पोर्ट के हालात जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, खास करके दलहन तिलहन में, वो हालात आगे इस तरह से ना बढ़े। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। चलिए, तो बजट की बात को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली में